गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। देखिए, आज हमारे सामने एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंज है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। आज मेडिकल साइंस लगातार तरक्की करती जा रही है। नई नई स्कैनिंग के लिए मशीनें ईजाद हो रही है, नई दवाइयाँ ईजाद हो रही है, लेकिन एक विडंबना ये है कि बीमारियों से हम निजात नहीं पा रहे हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां आज ऐसी हो गई कि है जिनके लिए लाइफ टाइम तक हमको दवाइयां खानी पड़ती है, उसके बावजूद भी वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए कंट्रोल रह पाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने से पहले, इस पे बात करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम बीमार क्यों होते हैं, हम अस्वस्थ क्यों होते हैं, अस्वस्थ होने के क्या क्या कारण हैं। देखिए, हमारे बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारा खान पान और वातावरण, ये तीनों चीजें पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। अपना खान पान और वातावरण, ये तीनों चीजें बिगड़ चुकी है। आज खेतों में जो अनाज तैयार होकर आ रहा है, सब्जियां तैयार होकर आ रही है, फल फ्रूट तैयार होकर आ रहे हैं, सब केमिकल खाद, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड से तैयार होकर आ रहे हैं। ये हम जानते हैं कि ये किसानों की मजबूरी थी कि उनको उपज बढ़ानी थी, इसलिए उन्होंने केमिकल का प्रयोग किया। लेकिन लोग पैसे के लालच में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अपन टीवी चैनल्स वगैरह पे देखते हैं कि लौकी इतनी सी होती है, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, रात भर में इतनी बड़ी हो जाती है। तरबूज को इंजेक्शन लगाया जाता है, वो अंदर से लाल हो जाता है। आम और केले कैसे कच्चे तोड़ लिए जाते हैं और गैसेज में पकाए जाते हैं। दूध ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा के निकाला जा रहा है। टमाटर इतने छोटे छोटे से होते हैं, उसके ऊपर एक पाउडर का छिड़काव किया जाता है, रात भर में इतने बड़े हो जाते हैं। फूल गोभी अपन एकदम ताज़ा देख के खरीदते हैं, जबकि वो केमिकल के पानी में डुबोई हुई होती है। इसके अलावा मार्केट में खाने पीने की नकली चीज़ें बिक रही है, मिलावटी चीज़ें बिक रही है। और जो डिब्बाबंद पैकिंग चीज़ें हैं, जैसे नमकीन का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट, अचार की बोतल, सॉस की बोतल, शरबत की बोतल, जो भी खाने का पैकिंग आइटम अपन बाजार से खरीदते हैं, उन सब के अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। हालांकि वो प्रिजर्वेटिव्स उनको खराब होने से बचाता है, लेकिन वो भी केमिकल है, हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो भी नुकसान ही करेगा। मतलब आज स्थिति ये हो गई है कि आप अपनी रसोई में जाके एक भी चीज़ लाके मेरे को ऐसी नहीं दिखा सकते जो 100% प्योर हो। हम जो खा रहे हैं केमिकल खा रहे हैं, उसमें पोषक तत्व हो गए कम और केमिकल की मात्रा हो गई है ज़्यादा। पानी की बात करें तो पानी भी शुद्ध नहीं है। कहीं के पानी में आपको फ्लोराइड ज़्यादा मात्रा मिलेगा, कहीं पे नमक की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे और कोई अशुद्धि मिलेगी। इसके अलावा पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, कहीं पे आपको उनकी कमी नज़र आएगी। सन 2000 में अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें दुनिया भर की अलग अलग जगहों से पानी मंगाया गया था, और कोशिश ये की गई थी कि हर 50 किलोमीटर एरिया में से कम एक जगह का पानी हो। इस तरह से पूरी दुनिया से पानी कलेक्ट किया गया था और उस पर सर्वे हुआ तो सर्वे में पता चला कि दुनिया भर के पानी में कुल मिला के 1450 तरह की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। अब सब एक पानी में नहीं थी, कहीं पे कुछ तरह की अशुद्धियाँ थी, दूसरे पानी में कुछ अलग तरह की अशुद्धियाँ थी, तीसरे पानी में कुछ अलग तरह की अशुद्धियाँ थी, और कहीं पे इनका कॉम्बिनेशन था। कुल मिला के 1450 तरह की अशुद्धियाँ पाई गई थी। और दुनिया को जो सबसे बढ़िया से बढ़िया आरओ माना गया है, वो भी मैक्सिमम 67 अशुद्धियों को ही दूर कर सकता है। यानी आरओ का पानी पीने के बाद भी 1383 तरह की अशुद्धियाँ हमारे शरीर के अंदर जा सकती हैं। चलो, आरओ का एक फ़ायदा तो है कि वो 67 अशुद्धियों को दूर करता है, लेकिन उसकी एक कमी है कि पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वो उनको भी अलग कर देता है। तो जो लगातार आरओ का पानी पीते हैं, उनके घरों में मिनरल डेफिशिएंसी से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। हवा की बात करें तो वो तो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आज रोड पे इतने व्हीकल चल रहे हैं, इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वो हमारे शरीर के अंदर जाती है। बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियाँ धुआं उगलती है, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। हमारे यहाँ ब्यावर के आसपास पत्थर पीसने की पाउडर की फैक्ट्रियाँ हैं, वो पाउडर उड़ता है, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। इसके अलावा कई तरह की इंडस्ट्रीज है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले के शरीर सीमेंट चला जाता है, कॉटन फैक्ट्री में काम करने वाले के शरीर के अंदर रुई के छोटे छोटे फोए चले जाते हैं, जरी फैक्ट्री में काम करने वाले के शरीर के अंदर जरी चली जाती है, फर्नीचर का जो काम करते हैं उनके शरीर के अंदर फर्नीचर का बारीक बारीक बुरादा चला जाता है, स्प्रे पेंट्स का जो काम करते हैं उनके शरीर के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल वाले कलर्स चले जाते हैं। यानी हवा की भी स्थिति हो गई है कि हवा के अंदर आज 8000 से भी ज़्यादा तरह के केमिकल तैर रहे हैं जो लगातार हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। यानी हमारा खान पान और वातावरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब खाने पीने और वातावरण के द्वारा ये जो कचरा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, इसका कुछ भाग तो हमारे शरीर से निकल जाता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे शरीर को गंदगी निकालने की क्षमता दी है। हमारा शरीर गंदगी निकाल सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है।
आज लिमिट से कई गुना ज़्यादा कचरा शरीर के अंदर जा रहा है। तो जो कचरा हमारा शरीर निकाल सकता है वो कचरा तो निकल जाता है, लेकिन जो कचरा हमारा शरीर नहीं निकाल पाता वो कचरा हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और वो डिपॉजिट होते 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 आगे जाके बीमारी का कारण बन जाता है। ये बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बीमार होने का कारण होता है तनाव, टेंशन। आज हर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है कोई व्यक्ति जो टेंशन से बचा हुआ हो? एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो टेंशन से बचा हुआ। हर किसी को कुछ ना कुछ टेंशन है। अब टेंशन की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कई तरह की ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स बनाती है। हर हार्मोन का हमारे शरीर के अंदर एक निश्चित काम होता है, और हर हार्मोन की मात्रा भी निर्धारित होती है कि किस हार्मोन की हमारे शरीर को कितनी मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन टेंशन करने की वजह से उन ग्रंथियों की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कोई हार्मोन तो हमारे शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और कोई हार्मोन ज़रूरत से कम मात्रा में बनने लगता है। तो अगर हार्मोन कम या ज़्यादा बनेगा तो उस हार्मोन का जो काम होगा वो काम प्रभावित होगा, और काम प्रभावित होगा तो डिस्टर्बेंस आएगा और बीमारी का कारण बन जाएगा। तीसरा बीमार होने का कारण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। तीसरा बीमार होने का कारण होता है हमारे शरीर के अंदर एक ताकत होती है जो बीमारियों से लड़ने का काम करती है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी पावर भी कहते हैं। वो आज लगातार कमजोर पड़ती चली जा रही है, और उसके कमजोर पड़ने के कारण बाहर के बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस वगैरह हमारे शरीर के अंदर जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इम्यूनिटी पावर पहले तो मजबूत हुआ करती थी, आज कमजोर क्यों हो गई? उसके मुख्य दो कारण हैं। एक तो अपने खान पान की क्वालिटी बिगड़ गई, यानी जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल रहे, उसकी जगह केमिकल ज़्यादा जा रहा है। और दूसरा उसके कमजोर पड़ने का कारण है कि पुराने ज़माने में लोग सारा काम अपने हाथों से करते थे, आज सारा काम मशीनों से हो रहा है, तो एक्सरसाइज हो नहीं पाती है, शरीर की गंदगी वापस बाहर पसीने के माध्यम से निकल नहीं पाती है। तो इन दो कारणों की वजह से अपनी इम्यूनिटी पावर कमजोर पड़ रही है। चौथा बीमार होने का कारण है बिगड़ी हुई जीवन शैली। सुबह को लेट उठना, रात को लेट सोना, रात को लेट खाना खाना, खाने के साथ जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसका ध्यान न रखना। आज हम दूध के साथ साथ खटाई खा लेते हैं, जबकि पुराने ज़माने में लोग दूध के 3 घंटे बाद तक खटाई नहीं खाते थे। इसके अलावा किस मौसम में कौन सा भोजन लेना चाहिए, आज उसकी भी हमको जानकारी नहीं है। आप मार्केट में चले जाइए तो सारी सब्जियां 12 ही महीने मिल रही, जबकि पहले केवल मौसम के अनुसार ही मिला करती थी। इसके अलावा फास्ट फूड, कचौरी, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, पता नहीं मार्केट में क्या क्या बिक रहा है। इसके अलावा नशीले पदार्थ भी आम जिंदगी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा हम एक्सरसाइज वगैरह और योगा वगैरह पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो बिगड़ी हुई जीवन शैली है वो भी हमारे शरीर के लिए बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है। पांचवा बीमार होने का कारण होता है एलोपैथिक दवाइयों पे बहुत ज़्यादा निर्भरता। एलोपैथिक, आज हमको कोई भी छोटी मोटी तकलीफ होती है तो अपन सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो दवाइयाँ लिख के दे रहा है वो भी केमिकल और सिंथेटिक बेस है। तुरंत आराम के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसी चीज़ को लगातार लंबे टाइम तक लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो केमिकल भी हमारे शरीर के अंदर जाके धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और आगे जाके साइड इफेक्ट पैदा करेगा और नई बीमारियाँ और पैदा हो जाएगी। और छठा जो बीमार होने का कारण होता है वो है रेडिएशन। रेडिएशन में ओजोन परत। आज मोबाइल हर किसी के हाथ में है, मोबाइल से कितना रेडिएशन होता है बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर से भी रेडिएशन होता है, इवन लाइट से भी रेडिएशन होता है, लेकिन मोबाइल से सबसे ज़्यादा होता है। और अपने पृथ्वी के वायुमंडल में एक ओजोन परत है जिसमें प्रदूषण की वजह से बहुत बड़ा छेद हो चुका है। तो जो सूरज की हानिकारक किरणें पहले ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती थी, आज ज़मीन तक पहुँच रही है और अपनी स्किन से संबंधित बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बन रही है। ये प्रॉब्लम अपने भारत में तो बहुत कम है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया की ओजोन परत में बहुत बड़ा छेद हो चुका है, तो वहाँ पे आपको स्किन कैंसर के पेशेंट बहुत मिल जाएंगे, चमड़ी का कैंसर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेन 6 कारण होते हैं बीमार होने के। इसमें से जो पहले 3 कारण हैं,
खान पान और वातावरण की अशुद्धि, टेंशन और इम्यूनिटी पावर का कमजोर होना, ये तीनों कारण लगभग 80% बीमारियों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। और बाकी के तीनों कारण यानी बिगड़ी हुई जीवन शैली, एलोपैथिक दवाइयाँ और रेडिएशन और ओजोन परत, ये तीनों कारण लगभग 20% बीमारियों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो बीमारियां होती है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारा शरीर बना हुआ किस चीज़ से, इसे भी थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हमारा शरीर हड्डियों से, मांस से, चमड़ी से और रक्त से बना हुआ है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। कई लोग कहते हैं हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि। वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अपन साइंटिफिकली देखें, वैज्ञानिक रूप से हम हमारे शरीर को देखें, तो हमारा शरीर मूल रूप से छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका, सेल। अपनी जो उत्पत्ति होती है, एक कोशिका पिता से आती है, एक कोशिका माता से आती है। दोनों कोशिका मिलके एक कोशिका बनती है। फादर, एक सेल फादर की, एक सेल मदर की, दोनों मिलके एक सेल बनती है जिसको जाइकोट कहा जाता है। फिर ये एक सेल जो जाइकोट के नाम से जानी जाती है, ये डिवाइड होकर दो में बट जाती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से मल्टीपल होती रहती है। फिर बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलके उत्तक बनाती है, जिसको इंग्लिश में अपन टिश्यूज कहते हैं। फिर टिश्यूज धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलके शरीर के अंग बनाते हैं। हार्ट, किडनी, आंख, नाक, कान, लीवर, ये शरीर के सारे अंग बनते हैं। फिर बहुत सारे अंग आपस में मिलके तंत्र बनाते हैं। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र। और ये सारे तंत्र आपस में, ये सारे तंत्र मिलके हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे इससे बने टिश्यूज, सेल से बने टिश्यूज, टिश्यूज से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। फिर वापस वही प्रक्रिया शुरू होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा शरीर है ये अरबों खरबों कोशिकाओं का बंडल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आप शरीर के किसी भी अंग का कोई भी भाग उठा के माइक्रोस्कोप यानी दूरबीन के नीचे रख के देखेंगे तो उसके अंदर आपको कोशिकाएं कोशिका मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अब ये बात अलग है कि हड्डी की कोशिका अलग होती है, चमड़ी की कोशिका अलग होती है, मांसपेशी की कोशिका अलग होती है, खून के अंदर कई तरह की कोशिकाएं होती है, लेकिन होती सब कोशिकाएं। और इन सब कोशिकाओं की शुरुआत मात्र एक कोशिका से हुई थी। सबसे पहले एक ही कोशिका बनी थी, उसी से फिर ये अलग अलग मिलके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर अरबों खरबों कोशिकाएं और अरबों खरबों कोशिकाओं का बंडल है हमारा शरीर। अब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं, हर कोशिका का एक काम निर्धारित है कि उस कोशिका को क्या काम करना है। और हर कोशिका को अपना काम पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और हर कोशिका अपनी एनर्जी खुद बनाती है। कैसे बनाती है? अपन जो खाना पीना लेते हैं उसमें से पोषक तत्व ले लिए जाते हैं, और जो श्वास लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन। पोषक तत्व और ऑक्सीजन ये दोनों ब्लड के अंदर, खून के अंदर मिल जाते हैं। और खून जो है हमारे पूरे शरीर के अंदर रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है। हमारे शरीर के अंदर खून की नलियों का जाल बिछा हुआ है। कहीं पे ये नली बड़ी होती है, कहीं पे उससे छोटी होती है, कहीं पे उससे छोटी 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 होते होते बारीक से बारीक जो खून की नली होती है वो बाल से भी 100 गुना पतली होती है। और इन खून की नलियों को काट के अगर हम एक लाइन में बिछा दें, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे अगर इस तरह से एक लाइन में बिछा दें तो इनकी लंबाई होती है लगभग 1 लाख किलोमीटर। यानी इस धरती के 3 चक्कर लग जाएं, इतनी खून की नलियों का जाल हमारे एक शरीर के अंदर है। उसके अंदर खून बहता रहता है, और खून के साथ साथ वो पोषक तत्व और ऑक्सीजन भी बहते रहते हैं। खून जो है वो हर कोशिका तक पहुंचता है, और खून के माध्यम से ही कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन सप्लाई होते हैं। कोशिका को जिस चीज़ की जरूरत होती है वो खून में से ले लेती है, और ऑक्सीजन भी ले लेती है। अब जब कोशिका के अंदर पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंच गए तो हर कोशिका के अंदर क्या होता है, एक भट्टी होती है, जिसको साइंटिफिकल भाषा में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। हर कोशिका के अंदर एक भट्टी होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। यानी वहां पे ऑक्सीजन बर्न होती है, ऑक्सीजन जलती है। उस ऑक्सीजन के जलने से उन पोषक तत्वों से एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी से उस कोशिका का काम
संपादित होता है। मतलब ये प्रक्रिया हर कोशिका के अंदर होती है। मतलब हर कोशिका एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। जैसे एक फैक्ट्री में काम होता है उस तरह से हर कोशिका के अंदर काम हो रहा है। मतलब हमारे शरीर के अंदर अरबों खरबों फैक्ट्रियाँ चल रही है। अब आजकल हो क्या रहा है कि पोषक तत्व तो जा रहे हैं कम और केमिकल जा रहा है ज़्यादा, तो प्रॉपर वे में एनर्जी बनेगी नहीं, और जब प्रॉपर वे में एनर्जी बनेगी नहीं तो उस कोशिका का काम पूरा नहीं होगा, और जब कोशिका का काम पूरा नहीं होगा तो वो कोशिका धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, धीरे धीरे मरने लगती है, ख़त्म होने लगती है। एकदम से ख़त्म नहीं होती है, धीरे धीरे। आज जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके शरीर के सभी अंगों की सारी कोशिकाएं लगभग 100% लेवल पे काम कर रही होती है, बशर्ते उसको माँ के गर्भ में अच्छा पोषण मिला है तो 100% लेवल पे काम कर रही होती। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके शरीर के अंदर कचरा जाना शुरू होता है, वो कचरा जाके कमज़ोर अंगों की कमज़ोर कोशिकाओं को तोड़ के उनके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जिन कोशिकाओं के अंदर वो कचरा डिपॉजिट हुआ है वो कोशिकाएं जो पहले 100% लेवल पे काम कर रही थी अब 90% लेवल पे आ जाती है। फिर जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होता है और कचरा जाता है, कचरा तो लगातार जा रहा है, हर पल जा रहा है, और जाके वहाँ पे कचरा जमा होगा तो जो कोशिकाएं 90% लेवल पे काम कर रही थी वो 80% पे आ जाती है, फिर धीरे धीरे वो 70% पे आ जाती है। इस तरह से कोशिकाओं के काम करने का लेवल घटता रहता है। एक स्थिति वो आती है कि उस अंग की बहुत सारी कोशिकाएं 50% लेवल से भी नीचे काम कर रही होती है, और जब ये स्थिति आती है तब वो बीमारी के रूप में हमारे सामने आती है। तब तक हमें बीमारी का पता ही नहीं चलता। हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आता है और एक ही झटके में वो व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला जाता है। तो क्या ये बीमारी एक दिन के अंदर पनप गई? 10 मिनट पहले तक उसको पता नहीं होता कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। हम कहते हैं अचानक ऐसा क्या हुआ? देखिए, बीमारी भले ही वो अचानक आई है लेकिन उसकी जड़ कई साल पहले पड़ चुकी थी। सालों पहले उसकी हार्ट की कोशिकाओं में कचरा जमा होना शुरू हो गया था, वो जमा होता रहा और एक दिन अटैक का कारण बन गया। अब विडंबना यह है कि किसी भी बीमारी के बारे में हमको पहले पता ही नहीं चल पाता है। अगर पहले पता चल जाता तो हम उसका इलाज करा सकते थे, लेकिन पता उस स्थिति में चलता है जहाँ पे वो बहुत ही गंभीर रूप धारण कर चुकी होती है। उस हालत में कई बार डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। अब यही कचरा हार्ट की कोशिकाओं में जमा ना होके अगर दिमाग की कोशिकाओं के अंदर जाके जमा होने लग गया तो क्या हो सकता है? ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, या दिमाग से संबंधित कोई और बीमारी हो सकती है। यही कचरा जाके अगर फेफड़ों की कोशिकाओं के अंदर जमा होने लग गया तो कफ का रूप ले लेगा, दम की शिकायत हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा। यही कचरा अगर किडनी के अंदर जाके जमा होने लग गया तो पथरी का रूप ले लेगा या किडनी फेलियर के चांस पैदा कर देगा। लीवर के अंदर जाके जमा होना शुरू हो तो लीवर से संबंधित तकलीफ करेगा। अपने पेट के अंदर एक पैंक्रियास ग्लैंड होती है, अग्नाशय ग्रंथि, उसके अंदर अगर जाके जमा होना शुरू हुआ तो इंसुलिन का निर्माण प्रभावित होगा और डायबिटीज हो जाएगी। यही कचरा अगर जॉइंट्स के अंदर जाके जमा होना शुरू हो गया तो जॉइंट्स पेन शुरू हो जाएंगे या गठियाबाई हो जाएगी। यही कचरा अगर खून की नलियों के अंदर अगर जाके जमा होना शुरू हो गया तो बीपी की शिकायत हो जाएगी, या क्लोटिंग हो जाएगी, या ब्लॉकेज हो जाएगी। यानी शरीर के जिस अंग के अंदर जाके कचरा जमा होना शुरू होगा उस अंग से संबंधित बीमारी हमको आनी ही आनी है। डॉक्टरों ने या मेडिकल साइंस ने भले इसको अलग अलग नाम दे दिया हो कि इसको हार्ट की बीमारी है, इसको किडनी की बीमारी है, इसको ब्रेन की बीमारी है। बीमारी कुछ भी नहीं है, मेन बीमारी है कचरा। अगर शरीर के अंगों की कोशिकाओं के अंदर जाके कचरा जमा न हो सके तो हम बीमार नहीं हो सकते। अब कोई व्यक्ति कहता है कि साहब मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन वो भी स्वस्थ नहीं है। भले आज उसको बीमारी का लेबल नहीं लगा है, लेकिन खा पी तो वो भी वही रहा है जो हम खा रहे हैं, वो भी उसी वातावरण में जी रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, और उसके भी शरीर की गंदगी निकालने की क्षमता लिमिटेड है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि उसके शरीर में कचरा जमा नहीं हो रहा होगा? उसके शरीर में भी कचरा जमा हो रहा है, जो आज भले ही बीमारी के रूप में सामने नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको भी बीमार पड़ना ही पड़ना है। यानी दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, या तो वो बीमारी का लेबल लेके जी रहा है, या वो प्री इलनेस वाली पोजीशन में जी रहा है, बीमारियों से पहले वाली स्थिति में जी रहा है। स्वस्थ कोई भी नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? स्वस्थ रहने के लिए पहली शर्त है कि शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, जो कि मिलना संभव नहीं है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये तीनों चीज़ें लगातार बिगड़ती चली जा रही है। तो फिर सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है कि तो फिर हम स्वस्थ कैसे रहें? तो उसके लिए दूसरा रास्ता है कि खाने पीने और वातावरण के द्वारा जो कचरा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है उसको अंदर जाने से तो हम नहीं रोक सकते, वो तो जाएगा, लेकिन जो अंदर जाके कोशिकाओं के अंदर जमा हो रहा है कचरा, उस कचरे को अगर अपन वापस बाहर निकाल दें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो उस कचरे को शरीर से बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास है। अब वो क्या है हम उस पर बात करेंगे। तो हम स्वस्थ कैसे रहें?
मतलब मैंने जो बताया कि हमारे शरीर के अंदर के कचरे को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। ये क्या चीज़ है? मशरूम के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। एक सांप की छतरी देखी होगी आपने, या खुम्बी भी आती है जिसकी सब्जी बनती है, तो उसको मशरूम कहा जाता है। तो मशरूम की अपन ने 2 4 5 अलग अलग वैरायटीज देखी होगी, लेकिन दुनिया भर में इसकी लाखों वैरायटीज होती है। अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग प्रजातियां पाई गई है। उनमें 1 लाख प्रजातियों में से वैज्ञानिकों ने अब तक इसकी लगभग 38,000 प्रजातियों में शोध किया है। उसमें से लगभग 36,000 तरह की वैरायटी जहरीली पाई गई है। और जहरीली होने का भी एक कारण है कि कुदरत ने इसमें एक अजीब सा गुण दिया है कि ये जहाँ भी पैदा होती है अपने आसपास के 3 फीट के एरिया में कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ होगी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है, इसलिए वो जहरीली हो जाती है। आपने देखा होगा जो सांप की छतरी पैदा होती है अक्सर गंदी जगहों पर ही पैदा होती है, तो वो अपने आसपास की गंदगी को अपने अंदर खींच लेती है, इसलिए वो जहरीली हो जाती है। और अपने बुजुर्गों ने जो उसको नाम दिया है सांप की छतरी, वो भी सोच समझ के दिया है ताकि लोग सांप की छतरी समझ के उससे दूर रहे, वरना सांप का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके नीचे कोई सांप नहीं रहता है। तो इस तरह से 36,000 तरह की लगभग वैरायटियाँ जहरीली हो जाती है। लगभग 2,000 तरह की प्रजातियाँ ऐसी होती है जो खाने के काम आती है, जिनको फूड मशरूम कहा जाता है। इन 2,000 वैरायटीज में से भी लगभग 200 तरह के मशरूम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ न कुछ औषधीय गुण पाए गए हैं। जैसे अपने घर में हल्दी में, आंवला में, तुलसी में कुछ न कुछ गुण पाए गए, इस तरह से 200 मशरूम में कुछ न कुछ गुण मिले। इन 200 मशरूम में से भी 6 तरह के मशरूम ऐसे होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा मात्रा में औषधीय गुण पाए गए हैं जितनी दुनिया की दूसरी किसी भी जड़ी बूटी में नहीं मिले। यानी हमारे शरीर के लिए इस दुनिया के अंदर बढ़िया से बढ़िया कोई औषधि है तो वो 6 तरह के मशरूम है। अब मलेशिया के एक दातो लिम सियो जिन्होंने, एक जोरदार तालियां चाहूँगा मैं दातो लिम जिन के लिए, जिनकी पढ़ाई लिखाई भारत में हुई थी। उन्होंने 1983 से लेकर 1993 तक 10 सालों तक इन 6 मशरूम पे गहन शोध किया था और इनके गुणों की जानकारी हासिल की थी। तो इनको इन 6 मशरूम में 200 के लगभग ऐसे एक्टिव एलिमेंट्स मिले थे जो मानव शरीर में जाके फायदा ही फायदा पहुंचाते हैं, और वो एक भी तत्व ऐसा नहीं ढूंढ पाए जो नुकसान पहुंचाता हो। दुनिया में आज तक एक भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं मिल पाई है जिसमें 150 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए गए हो, और अगर 150 पोषक तत्व किसी में मिले हैं तो कोई ना कोई तत्व उसमें ऐसा भी मिला है जो नुकसान भी पहुंचाता है। ये 200 तो फायदेमंद ढूंढ चुके होते हैं और हानिकारक एक भी नहीं ढूंढ पाए थे। ये बात है 1993 की, लेकिन 1993 के बाद भी इस पर लगातार वैज्ञानिक रिसर्च जारी है और अब तक वैज्ञानिकों ने इसमें से 400 से भी ज़्यादा पोषक तत्व ढूंढ लिए और हानिकारक तत्व आज तक एक भी नहीं मिल पाया। तो उन्होंने क्या किया, दातो लिम सियो जिन ने 1993 में इन 6 मशरूम को आपस में टिश्यू कल्चर मेथड, जिसको अपन संकरण विधि कहते हैं, उससे मिला के एक मशरूम बना दिया जिसे नाम दिया लाल मशरूम, रेड मशरूम, और साइंटिफिकल भाषा में इसका नाम रखा गैनोडर्मा ल्यूसिडम। ये वो जड़ी बूटी है जो 6 को मिला के बनाई गई। एक जोरदार तालियां गैनोडर्मा ल्यूसिडम के। उन्होंने फिर क्या किया, इसको तैयार करके इसको क्रश करके इसका पाउडर बनाया, और उस पाउडर का अपने मानव शरीर पे उन्होंने रिजल्ट्स चेक किए तो उनको चमत्कारिक रिजल्ट्स मिले। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले कि उन्होंने सोचा ये प्रोडक्ट अगर दुनिया के सामने रखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। ये सोच के 1993 में उन्होंने मलेशिया में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। आज 29 साल इस कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं और 29 सालों के अंदर 200 से भी ज़्यादा देशों के अंदर कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, और वो भी बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। इसकी टीवी में, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में कहीं कोई ऐड आपको नहीं मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं कि मात्र 29 सालों के अंदर बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के अगर पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट बिक सकता है तो प्रोडक्ट की क्या ताकत होगी। अब आते हैं अपन मेन बात पे कि ये जड़ी बूटी हमारे शरीर के अंदर जाके काम कैसे करती है, कैसे एक ही जड़ी बूटी सब बीमारियों को भी जड़ से खत्म करती है और कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वस्थ रख पाती है। हम जैसे इसे लेना शुरू करते हैं, पहला काम करेगी स्कैनिंग का। स्कैनिंग मतलब डायग्नोज करेगी, जांच करेगी। पहला काम है स्कैनिंग। आज हमको कोई भी तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहला काम करती है स्कैनिंग का। आज जैसे हमको कोई भी तकलीफ होती है अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले क्या कुछ जांचें लिख के देता है। सारी जांचें करा लेने के बाद भी जरूरी नहीं है कि डॉक्टर को पता चल जाए कि बीमारी कहाँ पर है। कई बार पता चल जाता है, कई बार नहीं चल पाता है, लेकिन मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है
कि ये जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है ये दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर है, क्योंकि इसकी स्कैनिंग पावर इतनी ज़बरदस्त होती है कि हमारे शरीर के अंदर जो अरबों खरबों सेल्स है, अरबों खरबों कोशिकाएं, उन कोशिकाओं के अंदर कहीं भी अगर टॉक्सिन छुपा हुआ है यानी कचरा छुपा हुआ है तो ये उसका पता लगा लेगी। और पता भी इतने हाई एक्यूरेसी लेवल में लगाती है कि इसके सामने सुपर कंप्यूटर भी फेल है। सुपर कंप्यूटर पता नहीं लगा सकता जितना अच्छे तरीके से ये पता लगा सकती है। और इसका पता लगाने का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 दिन से लेकर 30 दिन तक का। 1 दिन से 30 दिन तक का। किसी के शरीर में 1-2 दिन में पता कर लेगी, किसी के शरीर में 4-5 दिन लग सकते हैं, किसी के शरीर में 15-20 दिन लग सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर पता कर लेगी कि कचरा कहाँ पे है, टॉक्सिन्स कहाँ पे है। दूसरा काम करेगी ये डिटॉक्सिफिकेशन का। दूसरा काम करेगी डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये कि जो कचरा इसको पता चला उस कचरे को शरीर से बाहर निकालेगी। अब कचरा शरीर से बाहर निकलेगा या तो मल के द्वारा, या मूत्र के द्वारा, या पसीने के द्वारा, या कफ के द्वारा, या वॉमिटिंग के द्वारा। तो जब कचरा निकलना शुरू होगा उस टाइम कुछ हल्की फुल्की तकलीफ़ें आ सकती है। क्या तकलीफ़ें आ सकती है? जैसे किसी को लूज मोशन हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज भी हो सकती है, किसी को यूरिन ज़्यादा आ सकता है, किसी के यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, किसी को पसीना ज़्यादा आ सकता है। जिनके कफ जमा होगा कफ निकलेगा, और जब कफ निकलता है तो कईयों को सांस की तकलीफ हो जाती है, या पहले से सांस की तकलीफ है तो तकलीफ थोड़ा बढ़ सकती है। इसके अलावा जब कफ निकलता है तो कईयों को खांसी भी हो सकती है। इसके अलावा वॉमिटिंग भी हो सकती है, बेचैनी भी हो सकती है, शरीर के अंदर घबराहट भी हो सकती है। इसके अलावा कोई दर्द है तो वो दर्द बढ़ भी सकता है। जिन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में ली होगी या गुटके वगैरह ज़्यादा खाए होंगे तो उनमें जो केमिकल होता है वो स्किन के द्वारा बाहर निकलेगा, यानी खाज खुजली फोड़े फुंसी भी हो सकता है। इसके अलावा आने वाले 6 महीने 12 महीने में कौन सी बीमारी आने वाली है ये उसको भी डायग्नोस करके बता देगा, वो भी निकल के बाहर आएगी। तो जब लोगों को ये तकलीफ़ें होने लगती है तो लोग इसको इसके साइड इफ़ेक्ट समझ के बंद कर देते हैं, बोले बेकार चीज़ है, मैंने तो मेरा दर्द ठीक होने के लिए लिया था, उल्टा मेरा दर्द बढ़ गया, या मेरे तो ये तकलीफ थी नहीं, ये लेने से ये तकलीफ भी हो गई। तो बंद करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए हम किसी को भी बिना समझाए ये चीज़ नहीं दे सकते, पूरी तरह से समझाने के बाद ही देते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी तकलीफ होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि इसने शरीर के अंदर जाके बीमारी को पहचान लिया है और उस बीमारी को शरीर से बाहर निकाल रहा है। इसे बाहर निकलने दीजिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत आपके शरीर में से कचरे को बाहर निकाले बिना आपकी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती। अगर इसे जड़ से खत्म करना है तो उसको शरीर से बाहर निकालना ही पड़ेगा, इसलिए इसे निकलने दीजिए। अब इसमें जो तकलीफें होती है उसमें 95% केसेस में तकलीफें कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अपन आराम से सहन कर सकते हैं। लेकिन 5% केसेस ऐसे भी आते हैं जहां तकलीफ हद से ज़्यादा हो सकती है। उस हालत में हम डोज कम कर देते हैं, बिल्कुल मिनिमम डोज पे आ जाते हैं लेकिन बंद नहीं करवाते। अच्छा, मिनिमम डोज पे आने के बाद भी अगर बड़ी तकलीफ कम नहीं हो रही है तो आप साथ में एलोपैथी का सहारा भी आप ले सकते हो। अब आप चाहे डोज कम करें या ना करें, ये जो भी तकलीफें होती है 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए होती है। डिपेंड करता है कि शरीर के जिस अंग से कचरा निकल रहा है उस अंग में कचरा कितना है। अगर ज़्यादा कचरा होगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे, कचरा कम होगा तो कम दिन में आराम आ जाए। लेकिन नॉर्मली 20 से 25 दिन के अंदर तो कोई भी बड़ी हुई तकलीफ अपने आप कम हो ही जाती है। एक बार बड़ी हुई तकलीफ कम हो गई और आपने अगर डोज कम किया था तो डोज को वापस बढ़ाना पड़ेगा, वापस पहले वाली डोज पे आना पड़ेगा। अब इस डिटॉक्सिफिकेशन वाले पूरे काम में जो टाइम पीरियड लगता है वो 1 वीक से लेकर 30 वीक तक लग सकता है। एक वीक से लेकर 30 वीक तक लग सकता है, मतलब 7.5 महीने के अंदर पूरे शरीर की साफ सफाई हो जाएगी। तीसरा काम जो ये करेगी वो है रेगुलेशन का। रेगुलेशन यानी बैलेंसिंग। हमारे शरीर के अंदर कई तरह के हार्मोन्स बनते बिगड़ते रहते हैं, तो अगर कोई हार्मोन हमारे शरीर की जरूरत से ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो उसको घटा के शरीर के लेवल तक लाएगी, और कम मात्रा में बन रहा है तो भी उसको बढ़ा के शरीर के लेवल तक लाएगी। लेवल पे ला के छोड़ देगी, लेवल से कम ज़्यादा नहीं करेगी, यानी एक तरह से वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करेगी। अच्छा, हार्मोन्स के अलावा भी हमारे शरीर के अंदर कई चीज़ें बनती बिगड़ती रहती है। जैसे अपन कभी ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो उसके अंदर WBC होती है, RBC होती है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लेटलेट्स होते हैं।
अच्छा, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती बिगड़ती रहती है। तो ये इन सब चीज़ों को भी बैलेंस करेगा। अगर शरीर की जरूरत से ज़्यादा है तो कम करेगा, कम है तो ज़्यादा करेगा, लेवल पे लाके छोड़ देगा, लेवल से कम ज़्यादा नहीं करेगा। और इसमें रेगुलेशन वाले काम में जो टाइम पीरियड लगेगा वो 1 महीने से लेके 12 महीने तक का टाइम पीरियड लग सकता है। वो डिपेंड करता है इम्बैलेंस कितना है, ज़्यादा इम्बैलेंस होगा ज़्यादा समय लगेगा। चौथा काम करेगा ये रिपेयरिंग का। रिपेयरिंग का मतलब ये है कि खाने पीने और वातावरण के द्वारा जो कचरा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, ये कोशिकाओं को तोड़ के कोशिकाओं के अंदर डिपॉजिट होता है और अंदर जाके भी तोड़फोड़ करता रहता है। तो इन कोशिकाओं की वापस रिपेयरिंग भी कर देगा। रिपेयरिंग करने में जो टाइम पीरियड लगेगा वो 6 महीने से लेकर 24 महीने तक का टाइम पीरियड लग सकता है। यानी मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर अपनी कोशिकाओं की रिपेयरिंग हो जाती है। वही डिपेंड करता है कि रिपेयरिंग की कितनी जरूरत है, ज़्यादा टूट फूट रखिए ज़्यादा समय लगेगा। 5वां काम करेगा ये रीजेनरेशन का। रीजेनरेशन का मतलब ये है कि आज दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं उनमें क्या होता है कि नई नई कोशिकाएं बनती रहती है और पुरानी पुरानी कोशिकाएं मरती चली जाती। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो उसमें नई कोशिकाएं बनने की गति काफ़ी तेज होती है, इसलिए उसका विकास भी जल्दी 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 होता चला जाता है। लेकिन 40-50 साल की उम्र में आने के बाद नई कोशिकाएं बनने की गति धीमी पड़ने लगती है और मरने वाली कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है। इसलिए हम बुढ़ापे की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट में इतनी ज़बरदस्त कैपेसिटी है कि आप किसी भी एज में लेना शुरू करो, आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं के मरने की गति को बिल्कुल धीमा कर देगा। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपना प्रोडक्ट अगर लगातार इस्तेमाल करेगा तो अपने बुढ़ापे को 20 साल पीछे धकेल सकता है। और इसी गुण की वजह से इसे किंग ऑफ हर्ब्स की उपाधि दी गई है, जड़ी बूटियों का राजा कहा गया है। आप गूगल पे जाके सर्च करके देखिए जड़ी बूटियों का राजा, किंग ऑफ हर्ब्स किसे कहा गया, तो इसी का नाम आएगा गैनोडर्मा ल्यूसिडम। और इसके ऊपर आपको 30 लाख से भी ज़्यादा वेब पेजेस मिल जाएंगे और 4000 के लगभग रिसर्च रिपोर्टें मिलेगी दुनिया भर की अलग अलग लेबोरेटरीज की। कंपनी की नहीं, कंपनी तो अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बताएगी, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग लेबोरेटरीज में उसमें रिसर्च हुई है। ऐसी 4000 से भी ज़्यादा रिसर्च रिपोर्ट अवेलेबल है और किसी में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं बताया गया। और रीजनरेशन वाले काम में जो टाइम पीरियड लगेगा वो 12 महीने से लेकर 36 महीने तक का टाइम पीरियड लग सकता है। यानी मैक्सिमम 3 साल के अंदर ये किसी के भी शरीर की काया पलट कर सकता है। अब मैंने जो ये 5 काम बताए और 5 कामों के लिए जो टाइम पीरियड बताया, वो टाइम पीरियड तब है जब आप अपने शरीर के मुताबिक प्रॉपर डोज लेते हो। अगर आप डोज कम लोगे तो टाइम पीरियड उतना ही बढ़ जाएगा जितनी आप डोज कम ले रहे हो। तो ये मेन इसके 5 काम होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये 2 काम और भी करता है। छठा काम ये करेगा कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं, अरबों खरबों कोशिकाएं, उन कोशिकाओं की दीवार जिनको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसको इतना मजबूत कर देगा कि बाहर का कोई बैक्टीरिया, जीवाणु या वायरस उसके अंदर नहीं जा पाएगा। हालांकि खाने पीने और वातावरण के द्वारा कचरा तो शरीर के अंदर जाएगा, उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन कोशिकाओं की दीवार मजबूत हो जाने की वजह से वो कचरा कोशिकाओं के अंदर न जाके दीवार से टकरा के डेली की डेली शरीर से बाहर निकल जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई बीमारी हमको लग नहीं सकती। और 7वां काम ये करता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को 150% तक बढ़ा दे। हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं कि कई लोग योगा और प्राणायाम करने से ठीक हो जाते हैं। वो ठीक कैसे हो जाते हैं? क्या लॉजिक काम करता है? लॉजिक यही काम करता है कि जब व्यक्ति योगा प्राणायाम करता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में इंटैक्ट होती है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाके क्या करेगी? ब्लड के सर्कुलेशन को फास्ट कर देगी। खून की नलियों के अंदर खून तेजी से दौड़ने लगता है और खून के तेजी से दौड़ने से 2 काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि खून की नलियों की साफ सफाई हो जाती है। यानी जैसे नाली में कहीं कचरा फंसा हुआ है, अपन तेजी से पानी डालेंगे, कचरा आगे निकल जाता है। तो इसी तरह से खून का बहाव तेज हो जाने की वजह से जो 1 लाख किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है। और दूसरा, ब्लड का मेन काम होता है कि कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करना, ये ब्लड का मेन काम होता है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो गया तो जो बीमार और कमजोर कोशिकाएं होती है उनको खाना पीना और ऑक्सीजन टाइम पे मिलने लग जाता है। टाइम पे मिलने से बीमार कोशिकाएं भी स्वस्थ होकर अच्छा काम करना शुरू कर देती है। इस तरह से शरीर की सारी कोशिकाएं स्वस्थ हो जाती। जब सारी कोशिकाएं स्वस्थ हो गई तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो गया। कोशिकाएं बीमार थी इसलिए शरीर बीमार था।
तो अपना प्रोडक्ट भी वही काम करता है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है और ब्लड के सर्कुलेशन के फास्ट होने से ये दोनों काम पूरे होते हैं। लेकिन अपना प्रोडक्ट योगा और प्राणायाम से भी बढ़िया माना गया है। बढ़िया मानने के कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण तो है कि योगा और प्राणायाम ये सिर्फ एक ही काम करता है, जबकि अपना प्रोडक्ट से एक काम करता है, 6 काम मैंने पहले बताया वो भी करता है। दूसरा बढ़िया मानने का कारण ये है कि योगा और प्राणायाम से शरीर को सिर्फ ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिलती है, जबकि अपने इस प्रोडक्ट से ऑक्सीजन के साथ साथ इसके अंदर जो 400 पोषक तत्व पाए गए वो भी शरीर को मिल जाते हैं। तीसरा बढ़िया मानने का कारण ये है कि योगा और प्राणायाम जो केमिकल वाले टॉक्सिन्स को पूरी तरह से निकालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि योगा और प्राणायाम का जो आविष्कार हुआ था वो ऋषि मुनियों के टाइम में हुआ था। ऋषि मुनियों के टाइम में भी खाने पीने वातावरण में कचरा था, लेकिन केमिकल वाला कचरा नहीं था। इसलिए उस टाइम कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ता था तो वो योगा प्राणायाम से ही ठीक हो जाता था, क्योंकि जो कचरा गया वो योगा प्राणायाम से निकल जाता था, केमिकल वाला कचरा था ही नहीं। लेकिन आजकल के टाइम में आ गया केमिकल वाला कचरा जो कि योगा प्राणायाम पूरी तरह से निकालने में सक्षम नहीं है। इसलिए अपन ये भी देखते हैं कि योगा प्राणायाम से सभी व्यक्ति ठीक नहीं हो पाते, 20-25% लोग ही ठीक हो पाते हैं, जबकि अपना ये प्रोडक्ट शरीर में से केमिकल वाले टॉक्सिन्स को भी निकाल देता है। और चौथा बढ़िया मानने का कारण ये है कि योगा और प्राणायाम की कुछ लिमिटेशंस होती है। योगा और प्राणायाम करने के लिए आपको टाइम चाहिए। एक छोटा बच्चा योगा प्राणायाम नहीं कर पाएगा, एक बिस्तर पे लेटा हुआ पेशेंट योगा प्राणायाम नहीं कर पाएगा। हार्ट पेशेंट की स्थिति में या प्रेगनेंसी पीरियड में कई योगा प्राणायाम मना होते हैं, जबकि अपना ये प्रोडक्ट 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक किसी को भी आप कितनी भी मात्रा में दो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हर तरह से शरीर में फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। अब यहाँ पे मेरी बात समाप्त होती है। कहने का मतलब सार रूप में ये है कि अपने इस प्रोडक्ट को किसी बीमारी से कोई मतलब नहीं है। ये किसी बीमारी पे काम नहीं करता है, ना ही किसी बीमारी को ठीक करता है। ये तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, पूरे शरीर की साफ सफाई कर देगा, जहाँ हार्मोन इम्बैलेंस है वहाँ बैलेंस कर देगा, जहाँ कोशिकाओं में टूट फूट हो रखी है वहाँ रिपेयरिंग कर देगा, जहाँ नई कोशिकाएं बनाने की जरूरत है वहाँ नई कोशिकाएं बना देगा, सारी कोशिकाओं की दीवार को मजबूत कर देगा और ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। तो कोई बीमारी टिक सकती है क्या? किसी बीमारी के टिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये बीमारियों पे काम न करके बीमारी को पनपाने वाले जो मूल कारण है उन सब कारणों को जड़ से खत्म करना। इसलिए अपने से कि प्रोडक्ट से सारी बीमारियां भी जड़ से खत्म होती है और एक स्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है। अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि अगर किसी की कोई दवाई चल रही है, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, उस दवाई को बंद नहीं करना है, उस दवाई के साथ साथ इस प्रोडक्ट को लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब अपन गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखें। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना जल्दी टॉक्सिन्स रिमूव जल्दी होंगे। और तीसरा, अगर इसके साथ हम विटामिन सी भी साथ में ले सकें तो इसके कार्य करने की ताकत और बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच।